और इसका नाम है बच्चों परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही अच्छा। इसका कॉमन नेम है बच्चों मार्शल्स एसिड, बताए थे। यस। और इसको बोलते हैं ओलियम। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करो, यहाँ सल्फर का कितना आएगा ध्यान देना, 3 2 जा 6, 6 में से 2 चला गया, बताओ 4 माइनस +4 होगा, घसक गया क्या, +4 होगा। 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6, 7 दूना 14, 14 में से 2 गया 12, 12 का आधा करेंगे 6, 8 दूना 16 और 16 में से 2 गया 14, 14 का आधा 7। गलत। क्यों गलत? क्योंकि ग्रुप नंबर 16 पढ़ रहे हो। ग्रुप नंबर 16 का औकात तुमको याद होगा, कहां से कहां तक जाना चाहिए, 2 से 6 तक ही जाना चाहिए, बताया था ना हमने। कोई भी ग्रुप नंबर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखा सकता है। फिर ये 7 कैसे होगा, तो ये 7 गलत है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6। अब बोला कोई कैसे, तो आपको हम स्ट्रक्चर में इस बात को साबित करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे, स्ट्रक्चर इनका आसान है, S डबल बॉन्ड O बनाना है, उसके बाद 2 बार OH बना देना है। अगर कोई आपसे बेसिसिटी पूछ ले तो आप आराम से नाचते नाचते बता सकते हो। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H विच इज कनेक्टेड टू O, 2 हो गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात कर ले तो इसमें एक लोन पेयर भी है, S डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, ध्यान देना, और डबल बॉन्ड O। तो आप ध्यान दे सकते हो बच्चों कि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल समझता है ना, sp3 वाला। अब देखो इसमें बेसिसिटी पूछेगा कोई तो 2 बता दो, H2H2O7, तो ये होगा S डबल बॉन्ड O, फिर इधर OH, फिर आ गया S डबल बॉन्ड O, फिर इधर OH, और इधर भी डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O। कितना ऑक्सीजन खर्च हो गया, 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितना है, 7 है, तो एक बीच में डाल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें बेसिसिटी कोई पूछ ले तो आप कितना बता दोगे, 2। अब देखो इसके नाम में परऑक्सो है, इसके नाम में परऑक्सो है, तो बीच में परऑक्साइड बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? इसमें बीच में परऑक्साइड बॉन्ड। अब समझना, यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड है, और परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और यही गलती हम लोगों से यहाँ हुई है। कैसे? 8 गो ऑक्सीजन तुमने 8 × -2 किया, मन में किए ना, तो गलत हो गया। एक्चुअली 8 × -2 नहीं होगा, बिकॉज 2 गो ऑक्सीजन तो -1 वाला है, यही गलती हो जाती है, परऑक्साइड बॉन्ड आती है तो। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है। इसका देखो कैसे निकलेगा, 6 ऑक्सीजन है -2 वाला, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन का +2 है, इसका 2x मानेंगे, और 2 को ऑक्सीजन है -1 वाला। किसको समझ गया, ये परऑक्साइड बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है। सबको समझ गया क्या, हाँ ना बोलेंगे। और ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 हो, परऑक्साइड यानी -1 हो। तो अब आप यहाँ से निकालोगे तो 6 आएगा, देख लो आप, 6 दूना 12 और 2 14, 14 में से 2 गया 12, और आधा करोगे तो 6। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? इसकी बेसिसिटी भी 2 आ गई। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला केमिकल है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या क्या लिख दिया हमने, ध्यान दें। पहला लिखा हुआ है ये किंग ऑफ केमिकल है। किंग ऑफ केमिकल क्यों है भाई? बहुत लोग क्या सोच लेता है, सबसे ताकतवर एसिड है इसलिए किंग है। गलत। सबसे ताकतवर एसिड HClO4 है, बताया होगा हमने, बताया थे कि नहीं, HClO4। तो ये किंग ऑफ केमिकल इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मोस्ट यूजफुल इन इंडस्ट्रीज, कंपनियों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके बनाने के तरीका का नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पेपर में अगर सवाल आएगा तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिख के आता, ठीक है। कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग देख लेना भाई। तो बहुत बार जल्दीबाजी में लिखने से हम लोग का एक आधा लेटर स्पेलिंग में छूट जाता है, तो आप इतने से चीज़ों पर कमेंट ना करें फालतू। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, तो क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में? सबसे पहले हम लोग देखो, बहुत सिंपल प्लानिंग है, सल्फर लाएंगे और जलाएंगे। हमको SO2 गैस चाहिए, मांगता है। SO2 गैस का प्रिपरेशन आप जस्ट पहले पढ़े हो इसके टॉपिक के पहले, राइट, कल ही पढ़ाया हमने, देख लो। या तो आप डायरेक्ट सल्फर ला के जला लो, ये महंगा होगा, क्योंकि सल्फर खुद ही केमिकल है, खरीदने में पैसा ज़्यादा लगेगा।
तो ये नहीं यूज करना है, तो सस्ता चाहिए तो सल्फाइड ओर ला लो। आप बचपन में पढ़े होगे, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कर दे तो SO2 गैस बनता है। अच्छा, इसमें एक और प्रोडक्ट निकलेगा प्लस Fe2O3 निकलेगा ना। नहीं, आयरन कहाँ गया, कोई बोलेगा। आयरन आयरन ऑक्साइड बनेगा और सल्फर सल्फर ऑक्साइड बनेगा। मेन प्रोडक्ट हमने लिख दिया था। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, बाय यूजिंग कैटलिस्ट V2O5। ये भी कल पढ़े थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसी को कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्यों कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ये दोनों गैस इस कैटलिस्ट के कॉन्टैक्ट में आने से ऐसा बन जाता है। SO2 प्योर एंड ड्राई चाहिए। ऐसा यहाँ जो SO2 बनता है वो इम्प्योर होता है, उसमें बहुत कचरा होता है। जैसे अब आग जला रहे, धुआं निकल रहा है तो कितना कचरा रहता है उसमें, तो वैसे ये भी कचरा वाला रहता है। तो इसको प्योर बनाएंगे हम लोग, और प्योर और ड्राई SO2 लेके O2 से रिएक्ट करो तो SO3 बनेगा। ये रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। आपको पता होगा कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हो तो उसको तेज करना है तो टेम्परेचर कमच रखो, वो खुद ही हीट फेंक रहा है। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस रिएक्शन फास्ट। अगर आप चाहते हो इस रिएक्शन को फास्ट रखना तो टेम्परेचर लो ही रखो और प्रेशर हाई रखो। उसके बाद आते हैं हम इसके तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप क्या है इसका, तो तीसरा स्टेप आपका SO3 बन गया है। SO3 को हम लोग रिएक्ट करा देंगे H2SO4 से। ध्यान सुनना, तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है बच्चों की SO3 गैस एब्जॉर्ब बाय H2SO4। देखना, तो वो तो आश्चर्य भी लगेगा कि H2SO4 बना रहे और उसको डालते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, इट गिव्स ओलियम। ध्यान सुनना, इधर ध्यान सुनेंगे। SO3 में आप H2SO4 डालें, बस प्लस करके लिख दो। क्या आ रहा है, प्लस करो, H2S2 आ रहा है कि नहीं, O7 ओलियम आ गया। ओलियम का नाम क्या था बताओ, पायरो था ना। ओलियम का एक और नाम था, क्या नाम था, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और ये प्योर फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। ओलियम इज प्योर फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना। अब आप ओलियम को डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो। ओलियम को डाइल्यूट करके, ठीक है, ध्यान रखना, यहां लिख दे रहा हूं, ओलियम इज डाइल्यूटेड, यानी कंसंट्रेशन लेके कम हो जाएगा, इज डाइल्यूटेड टू गिव H2SO4। यानी जो ओलियम है बच्चों H2O7, इसको डाइल्यूट करो, यानी प्लस इसमें H2O डालो तो ये टूट के बन जाएगा H2SO4। 2 मॉलिक्यूल देख लो आप, 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, सल्फर 2 था, ऑक्सीजन 8 हो गया, जस्ट इसका डबल दिख रहा है ना। ये आपको डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है, आपको अगर प्योर चाहिए तो ओलियम यूज करिए। यहां से जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है कांटेक्ट प्रोसेस से, वो 96 से 98% प्योर हो सकता है। कैसे प्योर बनाओगे, कोई तो बोला सर ये तो डाइल्यूट है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लो नोट में, टू गेट इसको अलग इधर ही रखो, टू गेट 96 to 98% प्योर H2SO4। अगर आपको 96 से 98% प्योर H2O4 चाहिए तो हम इसका डिहाइड्रेशन करा देंगे। देन H2SO4 इज डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, चलो रहने दो, इतना ही ठीक है। टू गेट, यहाँ पे आप 96 से 98% प्योर अल्कोहल पा सकते हो, अल्कोहल बोलो H2SO4। ओके, बस रहने दो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या यूज होगा इसमें, P2O5, कल बताए थे ना। H2SO4 से भी ताकतवर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। याद रखना, P2O5 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इट रिमूव, मतलब ये डिहाइड्रेट कर सकता है H2SO4 को भी। ठीक है, इट डिहाइड्रेट
H2SO4, ये डिहाइड्रेट कर सकता है H2SO4 का। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिए इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस, ऑयली लिक्विड है, तेल जैसा दिखता है बट पानी कलरलेस होता है, ठीक है, रंगहीन। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कल हमने बताया था, नहीं पानी में तैरेगा कि डूबेगा पता चल जाएगा। 1.84 केल्विन होता है एट 298 यानी रूम टेम्परेचर पे। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों 283 केल्विन है, पानी से थोड़ा ज़्यादा है, पानी 0 है, इसका कितना है 0 से ज़्यादा है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री है ना, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो जम जाएगा, समझा, तो जल्दी जम जाएगा तो पानी 0 पे जमता है। और बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन, ये तो वाटर से बहुत ज़्यादा है, वाटर से ज़्यादा है ना, वाटर का कितना है 373 केल्विन और ये है 611, बहुत दुगना हो गया लगभग। अगला, when it dissolve in water, तुमको पता होगा एसिड में पानी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, निकलता है कि नहीं? It produce large amount of heat जब आप एसिड में पानी डालोगे तो आग ऐसा मुंह जल जाएगा, बोलते हैं पानी नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, एसिड को पानी में डालना चाहिए, समझा ना? सुनो क्या ये बात, कभी भी एसिड को पानी में डालना चाहिए, वाटर ले लो और फिर उसमें एसिड डालना चाहिए, उल्टा करोगे आग लगा दोगे, मुंह जला जाएगा, फट जाएगा बीकर भी। वो भी स्लोली, ये करेक्ट है। कौन पीट रहा है कुछ? H2SO4 is highly reactive due to following characteristics. H2SO4 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इन कैरेक्टर के लिए पहला है लो वोलाटिलिटी, ये वोलाटाइल ज़्यादा है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, अच्छा एसिड है इसीलिए बेस वेस से रिएक्ट कर जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर, कहीं से भी पानी खींच के निकाल लेगा, पता है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एफिनिटी विथ वाटर, पानी के साथ बहुत एफिनिटी है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। तो इन सभी वजहों से वो रिएक्शन करता है, वो तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा। उसके बाद एसिड है तो बेस वेस वाला जगह पर कांड कर देगा। ये पानी की जरूरत है, इसको बहुत प्रेम है, जहाँ वाटर मिलेगा वहाँ रिएक्ट कर जाएगा जाके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज भी करेगा। ये 5 कारणों से इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब हम लोग एक एक प्रॉपर्टी इसका पढ़ते हैं, ठीक है, आप नोट कर लो इतना प्रॉपर्टी। तो H2SO4 get ionizes in water, पानी में आयोनाइज हो जाता है। जैसे H2SO4 को आप पानी में डालें तो ये बारी बारी से आयोनाइज होता है। वाटर को क्या, एसिड क्या करता है, एसिड के बारे में पढ़ोगे, एसिड क्या डोनेट करता है, H+ करता है ना, तो ये वाटर को H+ दे देगा, तो ये खुद क्या बन जाएगा HSO4 -1 और प्लस वाटर क्या बन जाएगा H3O +1। समझा क्या, समझ गया, जल्दी बताओ। अब
यहाँ पर एक के वैल्यू निकलता है, के पढ़ोगे, के जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। याद रखना के कैसे निकलता है, जितना भी के हो, के बी हो, के सी हो, जितना भी के समाज है ना, ये सब एक ही है, याद रखना एक ही तरीके से निकलता है। तो एक के कैसे निकलता है हम आपको बता दे रहे हैं। ऊपर लेना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको डिवाइड करोगे तो इसका के जो मिलता है वो वेरी हाई मिलता है, और के से बच्चों एसिडिक ऑर्डर पता चलता है, इसका के बहुत हाई होता है, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। इधर आ जाते हैं, साइड में लिखते हैं, ठीक है। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला बताओ, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो Ka वैल्यू ऑफ H2SO4 is very high, so it has great ability to break into HSO4 -1 and H प्लस, ठीक है। Ka1 इसका ज्यादा है, इसको Ka1 बोलो। अभी एक बार और टूटेगा ना, अभी एक बार और टूटेगा ना, अभी एक बार और टूटेगा। 2 एसिड देता है, तो वो याद होगा सल्फ्यूरिक एसिड कितना हाइड्रोजन डोनेट करता है, 2। आपको 10 बार पढ़ाया गया, इसका वो बोलते हैं बेसिसिटी। कितना होता है बेसिसिटी, 2 होता है। बाई डाई बेसिक, क्या बोलते हैं इसको, डाई बेसिक एसिड बोलते हैं इसको, डाई बेसिक। अब HSO4 -1 को फिर से पानी में डाल दो, ये फिर टूट जाएगा, ये अपना H प्लस इसको फिर दे देगा, और अब बना लेगा SO4 -2 और फिर से H3O प्लस, और ये Ka2 हो गया, और Ka2 लेस होता है। इसका मतलब कि वो पहली बार अच्छा एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरी बार उतना अच्छा एसिड नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आ गया बच्चों, नहीं आ गया। और टोटल Ka आपको चाहिए पूरे एसिड का एसोसिएशन कांस्टेंट, तो Ka1 इंटू क्या करना होगा, Ka2 पूरे एसिड का। जैसे ये 2 बार टूटा, तो टोटल कितना डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, अब ये बताओ पूरे एसिड का, पूरे H2SO4 के आयोनाइज होने के का कांस्टेंट बताओ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, K इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2, समझ गया, ओके। तो अब इसके एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से ध्यान सुनो, रिएक्शन विथ मेटल या मेटल सॉल्ट, तो बोलते हैं कि ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर होने की वजह से इट रिएक्ट विथ मेटल से रिएक्ट करेगा या मेटल सॉल्ट से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो लोग बेसिक होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, बेसिक। तो बेसिक से तो टकरा ही जाएगा। जैसे कोई भी MX लिख दिया हमने, कोई भी मेटल कंपाउंड MX, उसका रिएक्शन अगर तुमने H2SO4 से कराया, यहाँ पर H चला जाएगा, यहाँ पर M आ जाएगा, बस। तो क्या हो जाएगा, MSO4। अब वैलेंसी देख लेना, अभी हम अपने मन से बता रहे हैं, या M2SO4 ले सकते हो। M2HO4, उसके बाद HX। आप यहाँ पर M मान लो अल्कली मेटल, M क्या मान लो, अल्कली मेटल समझता है, पोटेशियम, सोडियम, ये सब, ठीक है। और X को क्या मान लो, हैलोजन।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, बोलो आ गया समझ में। तो पहला एसिडिक प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा कि एसिड है, एसिड होने की वजह से बेस वाले सब लोग उससे रिएक्ट कर जाएगा। एसिड है तो बेस से करेगा, मेटल भी बेसिक होता है तो मेटल से करेगा, मेटल के कंपाउंड से करेगा, कोई भी बेस मिला तो करेगा, बात खत्म, इतना बकवास नहीं। एसिड है तो बेस की गुण तो दिखाएगा ही। चलो नोट कर लो जल्दी से। हाइड्रेटिंग एजेंट, तो H2SO4 कंसंट्रेटेड, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 जैसा। मतलब ये वाटर रिमूव कर सकता है, मतलब ये क्या कर सकता है बच्चों, रिमूव वाटर। ये वाटर रिमूव कर सकता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो कि सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 रिमूव वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक समझता है ये कार्बन वाला, H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर रिमूव कर लेता है। ठीक है, दिस इफेक्ट ऑफ H2SO4 इज कॉल्ड चारिंग इफेक्ट। एक नाम है, अजीब है थोड़ा, चारिंग एक्शन, इसका चारिंग एक्शन है। चलो देखते हैं एग्जांपल। जैसे आपने लिया C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला बताओ, सुक्रोज का, शुगर सुक्रोज जो भी है। इसमें आपने H2SO4 डाल दिया, कॉन्क, ये क्या करेगा, वाटर खींच लेगा। देखो ये पूरा वाटर है, दिख रहा है ना, H2O, 11 कॉमन ले लो तो H2O है, तो 12 को कार्बन को अलग कर देगा और H2O अलग खींच देगा। ये चारिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, कोयला कोयला बना देता है। उस तरह ग्लूकोज ले लो, C12H12O6, यहाँ भी दिख रहा है वाटर है कि नहीं है। तो आपने कॉन्क H2SO4 डाल दिया तो फिर 6C अलग कर देगा और H2O खींच लेगा, कितने बार, 6 बार। उसके बाद आप देखो HCOOH फॉर्मिक एसिड है, इसमें आपने कॉन्क H2SO4 डाल दिया, वाटर से मतलब है, इसको निकालेगा ही निकालेगा, OH और H गया तो क्या बन जाएगा, CO प्लस H2O। ये हो गया बच्चों इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए फटाक से एक एक प्रॉपर्टी की तरह, HNO3 की तरह ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बच्चों। ओजोन हो गया, HNO3 हो गया, ये लोग बहुत ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये थोड़ा ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो याद रखना इस बात को कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड, देखो तुम HNO3 को देखे होगे कोल्ड में भी करता था कांड, हॉट में भी करता था, हॉट एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट, मतलब हर हालत में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिर्फ हॉट एंड कंसंट्रेट वाला कहानी। बिहेव्स एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की बात करो, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो HNO3 और H2SO4 में अगर तुलना करो तो HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 खराब है। ठीक है, वीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। और फॉस्फोरिक एसिड और कम, H3PO4 भी है एसिड, तो ये और पीछे है उससे।
अगला बात सुनो, इट ऑक्सीडाइजेज both metals and non-metals and get reduced itself, खुद रिड्यूस हो जाएगा काय में, SO2। तुमको पता है H2SO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है खुद तो रिड्यूस होना पड़ेगा, तो खुद SO2 में जाता है। देख लो जैसे कॉपर, कल हमने पढ़ाया, ये कल हमने पढ़ाया, देखो ये सब तो एक ही रिएक्शन कितने बार आप लिखते हो, कभी गौर नहीं किए होगे, पर आप ध्यान से देखते हो कितना मजा आता है। ये कल ही पढ़ाए होंगे, कल कॉपर प्लस H2SO4 तो ये बन जाता है CuSO4। देखो याद करो बना है कि नहीं, Cu इसके साथ रिएक्ट करेगा SO4 मेटल, ये देखो मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, बनाया, प्लस ये खुद क्या बनता है SO2, ये खुद क्या बनता है SO2, वहाँ लिखा भी है फिर भी गलत बोल रहे, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन देगा तो H2। याद करो कल पढ़े हो कि नहीं तो। उसके बाद आप HI ले लो, HI लेके H2SO4 डालो, तो सबसे पहले देखो ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इसके साथ सॉल्ट नहीं बनाएगा, नॉन मेटल क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होने से मतलब है उसको। यहाँ पर I-1 है, याद करो I-1 काय में जाता है, 10 बार पढ़ोगे I2, और ये खुद क्या बन जाएगा SO2 प्लस H2। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, हाँ ना बोलो, बोलो बच्चों। कार्बन ये भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है वो इसके साथ सॉल्ट नहीं बनाएगा, ऐसा इसको खुद ऑक्सीडाइज होने से बस मतलब है। देखो तो यहाँ कार्बन ऑक्साइड जो क्या बनता है, बहुत बार पढ़ोगे CO2 राइट, और ये रिड्यूस होकर क्या बनेगा SO2। देखो ये बात क्लियर रखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज प्लस H2O। क्लियर हो गया होगा, बताओ। फास्फोरस काय में जाएगा, फास्फोरिक एसिड, सब रिपीट जैसा लग रहा है कि नहीं, H3PO4 प्लस SO2। ये हो गया बच्चों इसकी कहानी खत्म। अब बात करते हैं यूजेस। यूजेस आप बुक से पढ़ लोगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम कंपनी में पेंट बनाने वाला, डिटर्जेंट बनाने वाला, मेटलर्जी प्रोसेस वगैरह सब में यूज होता है। तो हैलोजन, देखो हैलोजन ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 70, ठीक है। इसका नाम हैलोजन क्यों पड़ा, देखो हैलो मतलब होता है समुद्र, बताया होगा, और जन मतलब पैदा। तो ये लोग सी सॉल्ट से प्रोड्यूस हुए, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सी सॉल्ट। समुद्र का सॉल्ट जो होता है नमक, उसमें क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है ना, इसीलिए इसको नाम हैलोजन रख दिया गया। तो ग्रुप नंबर 17 में नाम कौन कौन आता है, तो फ्लोरीन, F से क्लोरीन, ब्रोमीन, हमको लगता है सबको याद होगा, और आखिरी वाला एंस्टेटाइन। तो एंस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है, तो इसकी बात नहीं होगी, जिसके नाम पे रेडियो एक्टिव का धब्बा लग गया उसको तो हम लोग बाहर ही कर देते हैं ऑर्डर वार्डर सबसे। ये लोग ही हैलोजन बोले जाते हैं ज्यादातर। जब भी हैलोजन की बात होगी तो 1 2 3 4 लोगों की बात होगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें से फ्लोरीन और क्लोरीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। लार्ज क्वांटिटी को एक वर्ड बनाया गया है एबंडेंट, सुने हैं, एक वर्ड है लार्ज क्वांटिटी के लिए, क्या होता है एबंडेंट, ABUND, एबंडेंट। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब बहुत थोड़ा सा होता है, ओके, ये ध्यान रखेंगे।
ये तो सी होता है, जो सी वाटर कंटेंस salt of salts of क्लोराइड का सॉल्ट, फ्लोराइड का सॉल्ट, ब्रोमाइड और आयोडाइड। समुद्र में ये सब सॉल्ट पाए जाते हैं, उसी से ये लोग निकाल लेते हैं, राइट। तुम सुनोगे ना सोडियम क्लोराइड, सुने कि नहीं सुने? किसी ने सुना है? जैसे एक सॉल्ट का हम आपको नाम बता रहे हैं, जैसे एक सॉल्ट तो तुम NaCl डालते ही हो, NaCl का नाम जानते होंगे एग्जाम्पल। एक है बताएंगे, एक है बच्चों कार्नालाइट, जो हम बताते हैं बहुत खास होता है। जैसे हम आपको पिछले ग्रुप में फिटकरी का फॉर्मूला बताए थे ना? नहीं तुमको नहीं, 11th वाला बताया था। फिटकरी का फॉर्मूला बताए थे क्या? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, याद हो गया होगा? फिटकरी है, पोटास अलम बोलते हैं। क्या हंस रहे हो तुम लोग? मेरे को कैसे याद है? अभी सोचना मेरे को कैसे याद है, तो फिर तुमको भी याद होगा। तो KCl और MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है। कोई भी तुमसे फिटकरी का, DDT का, ये सब का फार्मूला पूछ के मूर्ख बनाते रहता है। मतलब नॉलेज चेक करना तो लेके यही 2-3 फार्मूले पूछते हैं केमिस्ट्री में। नहीं, शक्कर का बचपन में मेरे से पूछे जाते थे सब, जब याद हो गया, जब याद नहीं था। तो देखो इधर, ये याद हो गया इतना। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आप इतना नोट कर लो फट से, जगह मिल जाएगा मेरे को थोड़ा सा। देखो, तो इस ग्रुप का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान देंगे, हर ग्रुप का अपना एक जनरल होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो NH2 NP5, याद ही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इस पूरे ग्रुप का? 7। इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकले तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर का लिमिट जान लो, कितने तक जाएगा? 7 तक। कहाँ से? 1 से। स्टार्ट कहाँ से होता है? वैलेंसी से। वैलेंसी 1 है, 7 है तो वैलेंसी 1 होगा, 8 से माइनस कर दीजिए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना आसान है, सिखाए थे। हीलियम लिख दो, नियॉन लिख दो, आर्गन लिख दो, क्रिप्टन लिख दो और जेनॉन लिख दो। तो बहुत आसानी से हम सिखा देते कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ लिख दो 2s2 2p5, सेम ऐसे छापते जाओ। 3s2 3p5, पहला 2 एक जैसा, फिर अगला 2 एक जैसा, फिर आखिरी एक जैसा, राइट। 2-2 का पेयर बना। फिर आएगा ये वाला 3d10 4s2 4p5, और उसके बाद ये आएगा 4d10 5s2 5p5, ठीक है। और उसके बाद आएगा एक, अब F आ जाएगा नहीं, तो 4f14 और 5d10 6s2 6p5। सबको आ गया होगा समझ में? आई थिंक कि नहीं आ गया? बताओ। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है एटॉमिक और आयनिक साइज। तो इसमें भी कोई एक्सेप्शन कभी नहीं मिलता है, भले कम ज़्यादा बढ़े लेकिन बढ़ता ही बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा ही, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, याद होगा आपको। भले रेगुलर बढ़े नहीं बढ़े वो अलग बात है। अगला आता है तीसरा प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, पीरियड में है। पीरियड में हाफ फील्ड वाला, जैसे 15 वालों का ज़्यादा हो गया है, किससे? 16 वालों से, 14 वालों से, दोनों से, क्योंकि हाफ फील्ड है, याद है ना। 15 वालों का, 15 क्योंकि P3 होता है। बट ऐसे में है एक्सेप्शन, ऐसे में 15 14 16, 14 15 16, तो 15 वालों का ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ऐसे ग्रुप में नहीं है कहीं एक्सेप्शन। देखो, इसको फील करना बहुत जरूरी है, साइज का उल्टा चलता है। फ्लोरीन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी इस ग्रुप में ज़्यादा होगा। एंस्टेटाइन को हम लोग ऑर्डर में क्यों नहीं रखते, हमने बताया ना, रेडियो एक्टिव है। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट है, याद है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होती है। कितनी होती है? 4। कैसे नापते हैं? पाउली स्केल से, पढ़े होगे सब 11th में था, पाउली स्केल से नापा जाता है। ओके, अगला आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसमें एक्सेप्शन रहता है, पिछले ग्रुप में भी था, अब ग्रुप नंबर 16 पढ़ोगे। सब लोग ध्यान देंगे। क्या है ये? द एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज है, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने का मतलब डेल्टा एच क्या होता है इनका? निगेटिव। आयनाइजेशन इंथैल्पी का डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। पता होगा ये सब बातें। ठीक है, तो होता क्या है कि ये साइज का उल्टा ये भी चलता है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए। ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर साइज बढ़ रहा है तो ये घटेगा, यानी सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, बट नहीं होता है बिकॉज छोटा साइज होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है। याद करो पिछले ग्रुप में ही बताए। तो देखो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और आप देखोगे तो सबसे ज्यादा होना चाहिए किसका? सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए बताइए? फ्लोरीन का। बट किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। क्लोरीन हाईएस्ट है, क्लोरीन हाईएस्ट है। एक्चुअल ऑर्डर ऐसा होगा, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। समझा ये तो आपको सीक्वेंस में याद करने में इजी होता है, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर ऐसे लिख के आता है पेपर में, तो ये इजी का ऑर्डर है। तो लिख सकते हो क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। क्यों भाई? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, it has high inter-electronic repulsion, बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, नोट कर ले इतना फट से। देखिए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने पढ़ा है ग्रुप नंबर 15 से पढ़े, तो वहीं से बात कर लेते। 15, 16, 17, 18 को तो बात ही छोड़ दिया। 18 का पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बताएंगे एक्सेप्शन अच्छे। तो इधर से इधर जाते हो तो साइज डिक्रीज होता है, सबको पता है, और साइज का उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज होगा। तो सबसे मैक्सिमम किसका हो? 17 का। इवन 17 का ज़्यादा है, 18 से भी ज़्यादा है, याद रखना। 18 नोबल है, कोई काम वाम का नहीं है, वो फालतू फोकट है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता, ना लेगा ना देगा, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, ना लायक पुट्टा है वो, उसको भगा दो, पढ़ने वाला नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो लेगा भी नहीं इलेक्ट्रॉन, देगा भी नहीं, तो किसी बात में ही नहीं होगा, तो किसी बात में ही नहीं चल रहा है। तो सबसे हाईएस्ट 17 का ही, 18 से भी तुलना करेंगे तो होगा, क्योंकि वो तो वो अलग ही बारी है। तो क्यों है भाई? तो साइज आप जिम्मेदार ठहरा दो कि छोटा साइज होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है। समझ में आ गया ना? ओके, तो ये कारण हो जाएगा ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटा साइज होने की वजह से ऐसा हुआ है। हाइड्रोजन सबसे छोटा है। कोई बोलेगा 18 वाला छोटा है, नहीं नहीं, 18 वाला 17 से बड़ा होता है, आपको बताएंगे बाद में क्यों। 11th में ही बताया हमको, किसी को याद है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आपको डाई एटॉमिक है, याद है ना? ये सब 2-2-2-2 में पाया जाता है, अकेला कोई नहीं होता, सबकी एटॉमिसिटी 2 होती है। तो आपको याद होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, बहुत ही अच्छे, और ये ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल लिक्विड है, याद होगा सबको। ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल और आयोडीन इज सॉलिड। अब आप खुद दिमाग लगाओ, मेरे पास सॉलिड लिक्विड गैस है, बचपन से तुम जानते हो किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? सॉलिड, सबको पता है ना भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो सॉलिड का ज्यादा होता है, तो इसलिए नीचे जाने पर बढ़ेगा दोनों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बढ़ गया? तो कारण मास को ठहराया जाता है, मास बढ़ने की वजह से, बराबर है, मास भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला प्रॉपर्टी, जो भी नंबर चल रहा है, कौन सा चल रहा है भाई? 5-6 नंबर चल रहा है। 7वां नंबर कलर, 7वां नंबर कलर है। सारे हैलोजन कलर्ड होते हैं, याद रखना, ऑल हैलोजन्स
आर कलर्ड। सारे हैलोजन कलर्ड होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन येलो कलर का होता है, याद रखो कलर से सवाल आ जाता है। ये ग्रीन कलर का होता है, गैस है, बताया नहीं गैस है, और ये लिक्विड है, रेड। और ये आयोडीन वायलेट। आयोडीन तो तुम देखे होगे, आयोडीन सोल्यूशन नहीं, बैगनी कलर का होता है, काला टाइप का। तो ये कलर हो गया। क्यों कलर होते हैं? कोई भी चीज का कलर होने का क्या कारण है? एक ही कारण है भाई, तुम उसमें लाइट डालोगे तो उसका तुम्हारे लाइट को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, अगले एक्साइटेड एनर्जी में चला जाएगा। समझ में आया? कलर होने का कारण, ये कलर में ऑर्डर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो कलर का रीजन क्या है? कारण, कोई पूछा कारण बताओ, तो ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन बोल सकते क्या? बाहर वाला। आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर एनर्जी लेवल by absorbing एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये आप जानते हो, बहुत बार कहानी सुनाया गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ाया जा रहा है ये कहानी, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, उसको एनर्जी मिलेगा तो आगे आगे जाएगा, फिर वो वापस आता है तो कलर एमिट करता है। ये जाते समय भी कलर करता है। जाते समय क्या होता है, 7 रंग डाले, उसमें 4-5 रंग खींच लिया, जो नहीं खींचा वो दिखेगा। समझ में आया ना? तो वही कलर दिखता है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताएं क्यों कलर दिखता है? बोल नहीं रहे सब, कहाँ चले गए? पैसे मांग दिए तो बोल नहीं रहा, फिर मैं पढ़ा बोलता हूँ। पढ़ना तो भाई फ्री होगा, चलो अगला प्रॉपर्टी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टार लगाया हमने और इस पे स्टार लगाया, यहाँ सवाल आते हैं। आपका डीपीपी मिलेगा, देखना यहाँ से क्वेश्चन जरूर होगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी में देखो बच्चों, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। क्या लग रहा है तुमको, किसका बॉन्ड सबसे मजबूत होगा? चलो है ना, किसका बॉन्ड सबसे मजबूत होगा? कोई भी बोल देगा फ्लोरीन का होगा, बिकॉज साइज छोटा है। तो बच्चे ऐसे सोचते हैं, साइज छोटा है तो भाई बॉन्ड मजबूत होगा। सही है, लॉजिक तो भी यही पढ़ाया जाता है, सही बात है। बॉन्ड लेंथ पे साइज बढ़ेगा तो ताकत घटेगा, ये घट गया, बट ये एक्सेप्शन है। लो फिर लो, फ्लोरीन का बहुत नौटंकी है। देखो यहाँ भी नहीं, यहाँ ठीक है, यहाँ पे हुआ और उसमें हुआ था, किसमें? ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कारण वही है। कारण क्या है कि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि अपने ही घर के बच्चों से परेशान है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है। ये क्या करता है, इसका बॉन्ड थोड़ा वीक रहता है पहले से, ठीक है। तो ये बोल देंगे ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन ई माइनस ई मत पढ़ देना, ई माइनस ई जीरो। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज हाई, सो वीक बॉन्ड। तो इसका एक्चुअल ऑर्डर कैसा होगा? तो कभी भी ऐसा हो तो आप एक्चुअल ऑर्डर जरूर जानना, क्योंकि जेई में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कभी नहीं आएगा ऑर्डर, ऐसा कभी ऑप्शन ही नहीं देगा वो एक्चुअल बताएगा कि भाई ये छोटा है तो कितना आगे पीछे गया, जस्ट इसके पीछे गया कि उसके पीछे। तो ये एक्चुअल ऑर्डर पे आप जरूर ध्यान देना, अगर तो नहीं बताया तो पूछ ही लेना,
ये देखो ये यहाँ आ गया है। अब वो ऐसा ऑप्शन देगा, एक जंप मार गया, मतलब भाई कम हुआ तो किससे कम हो गया? ब्रोमीन से भी कम हो गया, वो क्लोरीन से तो कम हुआ ही हुआ। समझ में आ रहा है? ज्यादा इसका होना चाहिए लेकिन वो घट गया। क्यों घट गया? क्यों? कम एनर्जी, मतलब समझ रहा है, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। फ्लोरीन को पहले तोड़ा जा सकता है। क्यों? फ्लोरीन के बच्चों में पहले से झगड़ा हो रहा है, तुरंत तलाक हो जाएगा। जल्दी बोलो, तैयारी है तो मौका तलाश है। और ये नहीं होंगे, ये अच्छा मजबूत है बेचारा, बहुत प्रेम है। तो ये पीछे चला गया इसका जल्दी, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने पे कम एनर्जी निकलेगा, इसके तोड़ने पे ज्यादा एनर्जी निकलेगा। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। और 7 तक जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 17 का ऑक्स नंबर, बेल नंबर कितना है भाई? 1 से लेकर के 7 तक ये लोग कांड करेंगे, ठीक है। 1 से 7 तक का ऑक्सीडेशन नंबर ये लोग दिखाएंगे, जिसमें से सबके सब -1 जरूर दिखाते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1, बिकॉज ये लोग खींचते हैं ना दूसरे से, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। याद करो HCl, HBr, HF, आपने देखा होगा ना भाई, HF, HCl, देख लो आप इन सब में HBr डॉट डॉट डॉट, समझ ही गए, सब में -1 है। अच्छा, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट बात करोगे तो +1 हो जाएगा, +2, मतलब लॉस भी करता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं आएगा उसमें, फ्लोरीन कभी देता नहीं है, पता है ना, लेने वाला है। और 2 नहीं होगा, सॉरी, 1 के बाद 3 सिखाया था ना हमने, 2 बढ़ता है, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, 2 बढ़ता है, याद होगा। एक्साइटेड होने पे कितने बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? 2 बढ़ते हैं। ये क्लियर है कि नहीं है? ये बना के दिखा दे। क्लियर है ना बच्चों? टाइम पास करना तो नहीं है कि करना है? थोड़ा सा टाइम पास कर लिया जाए। क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। देखो 3s2 3p5 और 3d0। अगर आप इसका ग्राउंड स्टेट बनाओगे तो 3s में 2 को बनाओगे, इसको हम टाइम ही पास बोलते हैं, बिकॉज इतना आसान है। डी खाली। अब देखो, अभी आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका बताओ कितना चल रहा है? अभी 1 चल रहा है भाई, एक 1 पीरियड। इसी तरह आप इसको जंप मार दो तो 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं? आप एक काम करना, इसको कर लेना यार। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। आज बहुत भावना है उम्र में। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कल आराम है ना, कल संडे है, छुट्टी रहती है मेरी, थोड़ा अच्छा खुशी रहता है। हाँ, एक्साइटेड, राइट, एक्साइटेड। तो देखो फर्स्ट वाला में 3 हो जाएगा, सेकंड वाले में कितना हो गया? 1 से 3, फिर 5 और थर्ड वाले में 7। कर लोगे ना? छोड़ देना, कर लेना, याद से कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना जगह जैसी करनी वैसी भर। क्लोरीन पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लोरीन पढ़ रहे हैं। देखिए पी ब्लॉक के भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, आपको पता होगा 2 वीडियो आ गए होंगे। जाओ ने 4, एक दिन में 4, एक में साथ 2 कर रहे हैं हम लोग, तो 2 लेक्चर मर्ज करके 4 वीडियो हो गए अपलोड एक साथ, ठीक है। तो आप मान लो कि इस वीक में पी ब्लॉक के भी पूरे लेक्चर अपडेट हो जाएंगे। और हम लोग जानबूझ के लेट अपलोड करते हैं, बिकॉज बच्चे लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सब बोलेंगे हम रिकॉर्डिंग से पढ़ेंगे, तो फिर हो गया। रिकॉर्डिंग से पढ़ाई होती नहीं है, आपको पता तो है नहीं, मेरे को पता है, इसलिए हम लोग लेट कर रहे हैं। चलिए इधर ध्यान दे, तो आप लाइव क्लास में ही पढ़े और लाइव क्लास में लिख ले चीजों को, बाद का। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों क्लोरीन, ग्रुप 17 पढ़ रहे हैं, राइट। ग्रुप 17 में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पढ़ना होगा कंपाउंड्स, राइट। तो पहला कंपाउंड है क्लोरीन, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरीन गैस। जब भी हम क्लोरीन बोले तो क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप डिस्कवरी वगैरह देख लेना, डिस्कवरी चैनल की बात नहीं कर रहे हैं। ये 1774 में डिस्कवर हुआ था। कैसे? इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, MnO2 और HCl का रिएक्शन कराया था उन्होंने, मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बहुत फन फैक्टर है कि क्लोरीन का जो नाम है वो क्लोरस वर्ड से आया, और क्लोरस वर्ड का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, यानी क्लोरीन का रंग से ही उसका नाम पड़ा है। याद रखना, क्लोरीन का जो नाम पड़ा है बच्चों, वो उसके रंग के हिसाब से पड़ा है, ठीक है। क्लोरीन नेम इज मेड बाय क्लोरस, इट मींस ग्रीनिश येलो। ओके, अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। देखो इसका एक प्रिपरेशन आप 10th में पढ़ के आए हो, याद करो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, 12th में भी पढ़े हो, 10th में भी। इसको ब्राइन बोलते थे, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl को हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। पानी प्लस नमक, नमक और पानी को घोल दोगे तो ब्राइन बोलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, NaCl लेना है और वाटर लेना है
और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देना है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो सबसे पहले देखो प्लस माइनस क्लियर होना चाहिए। NaOH के साथ रिएक्ट करता है, क्यों हम आपको कहानी समझाएंगे कि कैथोड पर वो जाता है, याद करो आपने पढ़ा है, कैथोड पे वो जाता है जिसका ई नॉट क्या हो बच्चों, कम हो, और एनोड पर वो जाता है, उल्टा हो गया, एनोड पे वो जाता है जिसका ई नॉट कम है और कैथोड पे वो जाता है जिसका ई नॉट ज्यादा है, याद होगा आपको। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन जाएगा और क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो क्लोरीन बन जाएगा Cl2 गैस और हाइड्रोजन बन जाएगा H2 गैस। क्लोरीन चला जाएगा, देखो क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है तो ये चला जाएगा एट प्लस, प्लस को क्या बोलते हैं, प्लस रॉड को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एनोड बोलते हैं। और ये माइनस रॉड पे चला जाएगा बिकॉज इस पे खुद पे प्लस चार्ज होता है, तो ये कहां चला जाएगा, एट कैथोड, और प्लस NaOH निकलेगा। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देखो, वहां पर पढ़ाया गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, पढ़ाया गया ना फैराडे लॉ में, ठीक है। वहां पे आपको डिटेल में बताया गया होगा क्यों H2 रिएक्शन किया, क्यों Cl रिएक्शन करके गैस बनकर निकला, क्यों नहीं Na निकल गया। तो पूरी कहानी ई नॉट से होती, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब एक यहाँ पे नोट आता है। नोट क्या आता है कि अगर मान लो आप नमक पानी के जगह सिर्फ नमक लिए रहते, मोल्टेन NaCl, तो क्या होता। तो देखो मोल्टेन NaCl मतलब सिर्फ Na और Cl है, उसमें और कोई आयन है नहीं। यहां पर क्या था, H भी था Na भी था, दो को था, तो इन दोनों में हमने देखा कौन कैथोड पर जाएगा, तो जिसका ई नॉट ज्यादा है, तो H का ज्यादा था, ओके। फिर Cl माइनस OH माइनस, ये दो को माइनस वाले हैं, किसका ई नॉट ज्यादा है, किसका ई नॉट कम है, एनोड पे जाते कम वाले, तो कम वाला कौन था आपका, Cl का, तो Cl चला गया, ठीक है। अब आ जाओ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl में सिर्फ Na प्लस Cl माइनस है, तो वही निकल जाएगा, Na बन जाएगा Na और Cl बन जाएगा Cl2 गैस। तो आप देख सकते हो कि मोल्टन NaCl ले लो या एक्वस NaCl ले लो, दोनों से क्लोरीन गैस बनाया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गया। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि वी गेट क्लोरीन, लिखने क्या जरूरत है आपको, समझ में आना, ज्यादा लिखने क्या होगा, मतलब कोई भी हालत में क्लोरीन निकल जा रहा है। चलिए ये बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये वाला, बाय रिएक्शन ऑफ MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी बहुत आसान है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप रिएक्ट करोगे, कंसंट्रेटेड लगता है, तो क्या क्या बनेगा, सिंपल बात है, मेटल पे प्लस चार्ज है, माइनस है, ये इससे रिएक्ट करेगा तो MnCl2 हो जाएगा, मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद H और O क्या बन जाएगा बताइए, सब लोग जानता होगा, H2O प्लस Cl2 भी बनेगा, ठीक है। आप बैलेंस कर लेना। अच्छा अगर मान लो यहां एक और तरीका था, यहां एक और तरीका था MnO2 से बनाने से, कि MnO2 मिक्स्ड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब आपको HCl नहीं लेना है, H2SO4 लेना है, तो आप ले सकते हो MnO2 मिक्स्ड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉमन सॉल्ट, ध्यान दो, मतलब क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, MnO2 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है और उसके साथ NaCl भी डालना है बच्चों। Mn क्या बनाएगा, आपको ध्यान रखना है, बस बहुत सिंपल सी बात है। Mn क्या बनाएगा बताओ, Mn बनाएगा MnCl2 प्लस Na, क्या Na जाके जुड़ेगा इसके साथ, तो NaHSO4 बनेगा, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन का सल्फेट, NaHSO4, फिर H निकला और O निकला, यहाँ H है यहाँ O है, तो H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, और प्लस Cl2 गैस। तो आप देख लो MnO2 से Cl2 पक्का बन रहा है, बस आपको कोई भी Cl वाला कंपाउंड लेना, जैसे यहाँ HCl लिए, यहाँ HCl नहीं था तो हमने क्या लिया, तो इसमें HCl नहीं था, हमको H2SO4 लेना था, तो H2SO4 में तो Cl नहीं है, तो एक Cl वाला भी कंपाउंड लेना पड़ेगा, याद रहेगा, फिर से बता रहा, देखो MnO2 है, HCl है, Cl चाहिए तेरे को, चाहिए तो Cl वाला होना। अब MnO2 का जब तुम कौन H2SO4 से कराया तो Cl ही नहीं है, जब Cl नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए साथ में क्या लिया, NaCl। हाँ बोलो, आया समझ में कि नहीं आया, बोलो बच्चों, बोल नहीं रहे। बाय रिएक्शन ऑफ HCl
ऑन K2MnO4 KMnO4 का नाम क्या होगा? पोटेशियम पर मैग्नेट। ध्यान देंगे KMnO4 इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस HCl रिएक्ट करा दिया हमने। तो क्या क्या बनेगा? ध्यान देना एक बात को, यहाँ पर कितने मेटल है? 2 गो। अब देखो यहाँ पर भी मेटल जाके Cl से जुड़ा, यहाँ भी मेटल जाके Cl से जुड़ा, दिख रहा है आपको? तो यहाँ भी मेटल जाके Cl से जुड़ेगा, दोनों मेटल जाके Cl से जुड़ेगा। तो KCl से जुड़ेगा तो KCl, MnCl से जुड़ेगा, याद ही हो गया होगा, MnCl2 जुड़ेगा तो MnCl2 प्लस O है और H है तो वाटर और प्लस Cl2। आसान लग रहा होगा रिएक्शन कि भारी लग रहा है? आसान लग रहा होगा, राइट? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। अगला प्रिपरेशन का नाम है बच्चों डेकॉन प्रोसेस। ये आता है पेपर में, स्टार भी लगा देना। दो प्रोसेस आता है, एक वो क्लोरो अल्कली प्रोसेस जो बताए थे इलेक्ट्रोलिसिस करके, हाँ NaCl का, वो वाला आता है मोल्टेन एक्वस NaCl, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाते हैं हम लोग, तो वो आता है। और ये वाला डेकॉन प्रोसेस, तो डेकॉन प्रोसेस में क्या होता है? तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन of hydrochloric acid with atmospheric in the presence of catalyst. कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम लोग बच्चों HCl का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? HCl का ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, HCl ले लो और एयर में से ऑक्सीजन मिल जाएगा और कैटलिस्ट डाल दो, कैटलिस्ट है CuCl2 और हीट भी कर दो। तो इससे क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? कि Cl -1 है और ये बन जाएगा Cl2, तो 0 हो गया। -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इसका, प्लस H2O बन जाएगा, हो गया काम खत्म। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन एक गैस है, याद रखना। तो सबसे पहला बताया हमने ग्रीनिश येलो कलर का गैस है, तो वो याद है ब्लीचिंग पाउडर में भी होता है क्लोरीन गैस, बास आता है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालते तो बास आता है ना, तो कौन से गैस का बास है पता है? क्लोरीन गैस का। तो क्लोरीन गैस में स्मेल आता है। तो ग्रीनिश येलो गैस, ग्रीनिश येलो गैस है विथ पंजेंट स्मेल, विथ पंजेंट ऑर्डर। ठीक है। दूसरा है इट इज हेवियर देन, इट इज 2 to 5 times हेवियर देन एयर। हवा से ये भारी है, मतलब आप इसको छोड़ भी दोगे तो ऊपर उठ के नहीं जाएगा, भारी है तो कहां बैठ जाएगा? नीचे, ठीक है। It can be liquefied, it can be liquefied easily, चौथा है soluble in water, ठीक है, and it react with metal, non-metal, metals and non-metals to form chloride। ध्यान सुनो रे, सब लोगों को पता होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन से किसी चीज का रिएक्ट करो तो ऑक्साइड बनता है, तो क्लोरीन से रिएक्ट करोगे तो क्लोराइड बनेगा, सीधी बात है। जैसे मेटल से करा लो एल्यूमिनियम प्लस Cl2 AlCl3, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें। फास्फोरस से करा लो P4 लिखते हैं, P4 मतलब कौन सा फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस।
व्हाइट फास्फोरस, समझ रहा है। देखो PCl3 मेटल नॉन मेटल हो गया। अगला रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से क्लोरीन को बड़ा प्यार है, दोनों में बहुत लव स्टोरी चल रहा है। क्यों भाई? तुमने देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl आपको बहुत बार दिखा होगा, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का कंपाउंड। तो इट हैज ग्रेट एफिनिटी, एफिनिटी समझता है विथ हाइड्रोजन, एफिनिटी यानी प्यार, मोहब्बत, लव। जैसे आपको हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करना है तो HCl बन जाएगा। ध्यान दो इधर, और आपने H2S किया तो भी ये क्लोरीन इसी को खींचेगा। तो आप कहीं भी देखोगे तो क्लोरीन रहेगा तो वो रिएक्ट कर ही जाएगा उससे, ठीक है। अगला रिएक्शन विथ अमोनिया। इवन मान लो हमने कोई अल्केन ले लिया, मान लो बच्चों हमने कोई अल्केन ले लिया तो उससे भी वो रिएक्ट कर जाएगा, रहने दो। अब देखो आगे, अगला बच्चों रिएक्शन विथ अमोनिया, NH3 का नाम है अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन, देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन तो सभी लोग जानता होगा अमोनिया के साथ क्या बनता है। तो अगर आपने अमोनिया ले लिया और उसमें Cl2 डाला तो ये बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट है। ये ड्राई सेल में यूज होता है, ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट था अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करके डालते थे, ठीक है। NH4Cl बन जाएगा, प्लस में N2 भी बनता है, बैलेंस करना है। ये रिएक्शन देखो अच्छा हो गया फिर, क्योंकि अक्सर ये लिखेंगे हम लोग, ये छूट जाएगा। उसके बाद अगर आपने NH3 लिया और Cl2 लिया एक्सेस में, ज्यादा क्लोरीन डाल दिए, ठीक है, ज्यादा क्लोरीन डाल दिए, यहां पर NH3 को एक्सेस करो तो ऐसा, अगर ये एक्सेस होगा तो इसमें हाइड्रोजन हटा देगा, तुमको पता ही हाइड्रोजन से बहुत प्रेम है, NCl3 प्लस HCl, ठीक है। इतना तो आ गया होगा समझ में, कोई डाउट नहीं है। अगला रिएक्शन विथ अल्कली, रिएक्शन विथ अल्कली, अल्कली यानी NaOH, सबको पता है पानी में घुलने वाला बेस। पानी में घुलने वाला बेस कौन सा है? NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे फेमस। तो अगर आपने NaOH का रिएक्शन करा दिया Cl2 से और NaOH को रखा कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट रख लिया तो ये बन जाएगा बच्चों NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा। और अगर आपने NaOH को हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले लिया, यह आ जाएगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विथ स्लेट लाइन, तो रिएक्शन विथ स्लेट लाइन बहुत फेमस है क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का तरीका है। आप बोल सकते हो इस रिएक्शन को प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण का विधि है बच्चों, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो रहा, फॉर्मेशन हो रहा, इसलिए अब ध्यान देंगे सभी लोग कैसे। तो CaO होल ट्वाइस, यह है आपका स्लेट लाइन, यह बच्चों स्लेट लाइन। इसका रिएक्शन अगर आपने कराया क्लोरीन गैस से तो ये क्या बना लेता है CaOCl2, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस HCl प्लस H2O, सॉरी। तो ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जानते होगे, CaOCl2, ऐसा ब्रैकेट लगा के लिखते हैं हम लोग।
प्लस H2O बनेगा प्लस CaCl2 भी बनता है। अगला है रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। ये आप 10th में पढ़े होंगे। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे सभी लोग। CH4 मीथेन है, मीथेन में क्लोरीन गैस डालो, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है, इसमें Cl घुस जाता है, याद है सबको? ये याद होगा, सबको याद होगा ना? ये क्या नाम है इस प्रोसेस का? क्लोरीनेशन। क्या नाम है? क्लोरीनेशन। अच्छा, अगर तुमने डबल बॉन्ड ले लिया, अगर तुमने डबल बॉन्ड ले लिया, इथीन ले लिया और क्लोरीन गैस डाले, तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्लोरीन इसमें जुड़ेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा। और इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, इसमें एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड टूट के दोनों हट जाएगा। याद है कि आप 10th में पढ़े होंगे? किसको किसको याद है? हाँ बोलेगा। यस सर। यह एडिशन रिएक्शन हो गया। सबको याद होगा ये पूरी कहानी। तो बस हाइड्रोकार्बन में क्या याद रखना है कि अल्केन के साथ Cl2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और अल्कीन अल्काइन के साथ यानी अनसेचुरेटेड, अल्केन यानी सेचुरेटेड हुआ ना, अल्केन यानी क्या हुआ? सेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड के साथ Cl2 एडिशन रिएक्शन शो करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलेंगे? आ गया ना समझ में बच्चों? चलिए अगला एक नोट है। नोट क्या है? तो जब क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग, अगर आप क्लोरीन वाटर को खड़ा रख दो, स्टैंड कर दो मतलब छोड़ दो, इट लॉसेस इट्स कलर। व्हाई? तो सिंपल बात है, बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर, बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर से रिएक्ट कर लेता है। इसको आप ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में रख लो, इसको आप ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में रख लो बच्चों, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहे हैं, ध्यान देना। क्लोरीन गैस को अगर आप वाटर में डाल दिए तो ये वाटर से रिएक्ट करके HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, आपने नाम सुना होगा, नेसेंट ऑक्सीजन देने वाले लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नाम सुने हैं कि नहीं? नाम तो सुना ही होगा मेरा, राज पिक्चर में सुने होगा डायलॉग, उसी तरह आपने भी इसका नाम सुना होगा, ठीक है? तो Cl2 प्लस वाटर गिव्स HCl प्लस O, ये O को हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों, ध्यान देंगे। और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन दो काम करता है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा कलर रिमूव। याद आ रहा है? कहीं ना कहीं हम आपको बताए होंगे, कलर भी निकालता है, ठीक है? तो ये नेसेंट जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? कलर्ड सब्सटेंस में से कलर्ड सब्सटेंस को बच्चों कलरलेस बना देता है। कलर्ड सब्सटेंस को क्या बना देता है? कलरलेस। तो ये ध्यान रखना है। ये देखो, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग इट लॉसेस येलो कलर बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो जिम्मेदार है काय के लिए, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, काय के लिए जिम्मेदार है बताओ? ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन के लिए, ठीक है?
तो आपको इतनी बात समझ में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, याद है, ओजोन में पढ़े हो, HNO3 में पढ़े हो, सब जगह पढ़े हो तुम। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अगला प्रॉपर्टी में हम लोग देखने वाले हैं, जल्दी से नोट कर ले। अगला बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। तो ये बात तो आपको समझ गया होगा कि क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या वाटर, क्लोरीन मॉइस्चर और वाटर के प्रेजेंस में बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बच्चों बिहेव करता है। ठीक है, ये बात ध्यान से रखो। बिकॉज इट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, और वो वाला नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, विच ऑक्सीडाइजेस अदर कंपाउंड, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। बराबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एफी फेरस है, फेरस Fe+2 है, या FeSO4 है, फेरस। कोई भी बता देगा इसको यार, ये सब तुमको याद हो गया होगा। फेरस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? फेरिक बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? Fe+2 किस में जाता है? Fe+3 कितने बार पढ़े हम लोग? तो FeSO4 अगर लिखोगे तो यहां होल थ्राइस लग जाएगा और यहां 2 लग जाएगा। अच्छा, जब भी ये रिएक्ट करता है फेरस फेरस, तो ये क्या होता है? SO4 के वजह से हम लोग इसमें H2SO4 भी डालते हैं। हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं, आप इसको तोड़ तोड़ के 2 बार बनाना सीख ही गए होंगे। देखो, तो जब आपने फेरस लिया FeSO4, तो एसिडिक मीडियम भी लेना पड़ेगा, H2SO4 प्लस Cl2। ये रिएक्ट करके बन जाता है Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस फेरिक हो गया Cl2। Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो जीरो से कहां जाएगा? -1, यानी HCl। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा सल्फाइड, सल्फाइड पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? SO3, SO3 का नाम क्या है? सल्फाइड। तो अगर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। सल्फेट। क्या बनेगा? सल्फेट बनेगा। अब देखो ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, Cl2 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डाले, यहां पर प्लस क्या निकल जाएगा? Cl खत्म, बैलेंस हो गया। अब बैलेंसिंग देख लेना भाई। अगर SO2 रहेगा तो SO2 क्या बन जाता है? खुद H बन जाता है H2SO4, SO2 बन जाता है H2SO4। ठीक है, I2 क्या बन जाता है? I2 बन जाएगा HiO3। याद करो, बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडिक एसिड, ऐसे सबका बताएं। अब यूजेस आ जाते हैं बच्चों, यूजेस। देखो क्लोरीन का बहुत इस्तेमाल है। पहला तो ब्लीचिंग करने के लिए, पहला होता है ब्लीचिंग करने के लिए, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का ब्लीचिंग, वुड पल्प, लकड़ी का छिलका बनाने के लिए, ब्लीच करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं इससे, जैसे CCl4, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, DDT, ये सब केमिकल्स बनते हैं इससे। उसके बाद 3 पॉइजनस गैस, देखो ये पेपर में आता है, स्टार मार दो इसमें। 3 पॉइजनस गैसेस, एक है फॉस्जीन, फॉस्जीन CuCl2, याद कर जाओ इसको। दूसरा होता है टीयर गैस, आंसू गैस, सुने होगा ना, पुलिस वाले छोड़ते हैं आंसू गैस, सुने हैं कि नहीं? CCl3.NO2, क्लोरोपिक्रीन इसको बोलते हैं। CCl2.NO2 को क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन।
और तीसरा है मस्टर्ड गैस। तीसरा है बच्चों कौन सा गैस? मस्टर्ड गैस, Cl CH2 CH2S। ये हो गया बच्चों, ध्यान दें। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, 4 नंबर ये हो गया। 4 नंबर इधर सुनेंगे। हमने तुमको एक दिन SO2 का ब्लीचिंग एक्शन पढ़ाए थे, SO2 ब्लीचिंग एक्शन याद है? पढ़ाए थे। और ये टेम्पररी होता है, याद है? ये भी बताएंगे कि हवा में खुला रखो वापस कलर आ जाता है। बताए थे ना? बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ ना बता देंगे, बस नहीं बताए तो बता देंगे। बताए थे कि नहीं बताए थे कि हवा में खुला करो तो वापस ऑक्सीजन मिल जाता है। तो SO2 ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी होता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रिडक्शन। ये रिडक्शन पे आधारित होता है। SO2 जो होता है वो जब H2O से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा, ध्यान देगा इधर, वो बना देगा बच्चों, SO2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो बना देगा H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ऐसा कुछ था। वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, बस इतना समझो। नेसेंट हाइड्रोजन, दे प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। वाइल जबकि क्लोरीन जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो नेसेंट क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अगर किसी को दोगे तो रिडक्शन हुआ ना, हाइड्रोजन दोगे तो क्या होगा? रिडक्शन। इसलिए दैट इज, इसका ये मतलब है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन bleaching action of chlorine is based on oxidation। ऑक्सीडेशन पे आधारित है। देखो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन याद होगा ना? कैसे? Cl माइनस जीरो है, अभी जीरो से कहां चला जाएगा? HCl चला जाएगा। HCl क्या होता है? -1। तो खुद का क्लोरीन का क्या हुआ? जीरो से -1, जीरो से -1 क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, यानी खुद कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान देगा। तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन पे आधारित है। कैसे? ये ऑक्सीजन निकलेगा और ये दूसरे को जाकर देगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, विच इज परमानेंट। इसको समझते हैं कैसे? देखो, क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन कराया, इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट नहीं है, प्रकृति में खुला घूमने वाला। हाइड्रोजन गैस रिडक्शन कराता है तो रिडक्शन होगा नहीं। क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन कराया तो अपने आप रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन ने रिडक्शन कराया, हाइड्रोजन रिडक्शन कराएगा तो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और अपने आप ऑक्सीडेशन होता है। तुमने हजारों बार देखा है, खाना सड़ जाता है, खराब हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से। लोहे में जंग लग जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से, अपने आप होता है ऑक्सीडेशन। सोडियम में आग लग जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। सुने होंगे सब चीजें। तो ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेयर में हो सकता है अपने आप, लेकिन रिडक्शन नहीं हो सकता। यहां पर समझो क्या है? SO2 गैस नेसेंट हाइड्रोजन देता है, इस वजह से इसका जो ये है ब्लीचिंग एक्शन, ये दोनों ब्लीचिंग एजेंट है, बट इसका ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन पे आधारित है। किस पे आधारित है? रिडक्शन। और रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन होता है। तो जैसे इसने किया रिडक्शन तो पृथ्वी का जो हवा है वो कर देगा ऑक्सीडेशन, तो कलर वापस आ जाएगा। फिर से समझते हैं। SO2 गैस जो होता है वो नेसेंट हाइड्रोजन डोनेट करता है, और नेसेंट हाइड्रोजन जो ब्लीच करेगा, कलर रिमूव करेगा, वो आधारित होगा रिडक्शन प्रोसेस पे। और प्रकृति में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो करा देगा ऑक्सीडेशन, यानी कलर वापस आ जाएगा, यानी इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन प्रोड्यूस करता है नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाकर किसी में जुड़ेगा तो उसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो गया तो प्रकृति में अपने आप रिडक्शन नहीं होती, यानी पलटेगा नहीं रिएक्शन। ये बात तो क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लिए जल्दी से। देखो CCl4 का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यूजेस बहुत आसान है। पहला ब्लीच करना है भाई, कलर रिमूव करना है, कॉटन कपड़े में या टेक्सटाइल कंपनी में। वुड पल्प मतलब लकड़ी का छिलका निकलता है, उससे रेयॉन बनता है। वुड पल्प से क्या बनता है? रेयॉन।
तो रेयॉन बनाने का काम आता है। उसके बाद बहुत सारे केमिकल है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, सबका नाम है भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम जानते होंगे डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। कुछ पॉइजनस गैस भी बनते हैं क्लोरीन से, देखो क्लोरीन डेंजर है भाई। क्लोरीन के साथ COCl2 फॉस्जीन बोलते हैं इस गैस को, टीयर गैस, यस क्लोरोपिक्रीन, और ये मस्टर्ड ऑयल गैस है ये, और ये सेम है, बीच में सल्फर है, देख लो बीच में सल्फर और ये क्या है, सेम है, तो आराम से याद रहेगा ना। चलिए नोट कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका प्रिपरेशन बच्चों गुलबर ने किया था, गुलबर पहली बार, गुलबर प्रिपेयर दिस एसिड, प्रिपेयर इन 1648 में बाय हीटिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट विथ, कॉमन सॉल्ट को गर्म कर दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, तो बन जाएगा, ठीक है, ओके। सबसे पहला प्रिपरेशन यही था, कॉमन सॉल्ट को आप गर्म कर दे किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो बन जाएगा, देखेंगे आप रिएक्शन, NaCl प्लस H2SO4, तो ये एक एक करके H देता है, एक H इसको दिया, तो ये बन गया NaHSO4 प्लस HCl, समझा, H और Cl। फिर देखो, फिर से देखेंगे ध्यान से, फिर NaHSO4 से फिर से NaCl रिएक्ट कर गया, NaCl डबल लिखा ऐसे, NaCl डबल इससे रिएक्ट किया, क्योंकि एसिड में आपको पढ़ाया गया है सल्फ्यूरिक एसिड में कि डाई बेसिक है, दो बार H प्लस दे सकता है, दोनों बार एक साथ नहीं देता है, एक एक करके देता है, याद आ रहा ना, एक बार देता था जल्दी दे देता है, जिसको Ka1 बोलते थे, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वो ज्यादा होता था, तो ये ऐसा डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा Na, ये बन जाएगा बच्चों Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस HCl, समझ में आ गया प्रिपरेशन ऑफ HCl, ये गुलबर ने बनाया था जो, इसी को हम लोग लेबोरेटरी मेथड भी की तरह यूज करते हैं, यूज एज लेबोरेटरी मेथड, इसको लेबोरेटरी मेथड की तरह हम लोग यूज करते हैं बच्चों, ध्यान देना, ओके। HCl अगर मॉइस्ट है, गीला है, उसको ड्राई करना है, तो उसमें क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, पता ही होगा तुमको। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, सबसे पहला ये कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट यानी गंदावास, स्मेलिंग गैस है, यानी HCl एक गैस है, ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को लगता होगा लिक्विड है। दूसरा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, एफिनिटी यानी क्या होता है, लगाव, एफिनिटी फॉर वाटर, इसको पानी से बहुत लगाव है, इस वजह से ये मॉइस्चर को खींच लेता है, मॉइस्चर को खींच लेता है, ठीक है, इट अट्रैक्ट हवा में से नमी को बच्चों ये खींच लेता है, ठीक है, याद रखना। सो इट appears क्लाउडी, ये क्लाउडी दिखता है,
क्लाउडी व्हाइट फ्यूम। ये सफेद कलर का बादल दिखा हो ना, धुआं जैसा दिख रहा है, जैसे बादल दिखता है धुआं जैसा, तो क्यों दिखता है? बहुत सारे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो वही यहां पे भी होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये क्या करता है? प्रकृति में से वाटर को खींच लेता है। जैसे बादल कैसे बना है? पृथ्वी से पानी वेपोरेट होकर चली गई, खींच के चली गई और इकट्ठा हो गई तो बादल बन गया, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स वो भी हैं। तो क्लाउडी व्हाइट फ्यूम, एकदम सेम क्लाउडी व्हाइट फ्यूम बादल है, क्लाउड्स, ठीक है, ऐसा वो दिखता है। तीसरा, इट कैन बी इजिली लिक्विडिफाइड। बच्चों ये आसानी से लिक्विडिफाइड हो सकता है, लिक्विड बना सकते हैं, आसानी से ये लिक्विडिफाइड हो जाएगा, ठीक है, टू कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 189 केल्विन, बहुत कम है। थोड़ा सा ठंडा करोगे तो ये हो जाएगा, समझा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उस पे वो वेपर और लिक्विड बनता है, और इस टेम्परेचर से कम कर दोगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो आसानी से आप ठंडा करोगे तो लिक्विड बन जाएगा। 273 माइनस कर लो, लगभग 20-25 डिग्री माइनस होगा तो वो लिक्विड बन जाता है। अगला, हाईली सोलेबल इन वाटर। हाईली सोलेबल इन वाटर, ठीक है, हाईली सोलेबल इन वाटर, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पानी में घुल जाता है। अगला एक हम पॉइंट बताएंगे, दिमाग हिल जाएगा। देखिए, HCl इज नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब होगा? जब HCl में आप पानी मिला दोगे। फिर से, HCl तो एक गैस है, वो बादल नुमा रहता है, लेकिन उसमें आप अगर पानी मिला दोगे तब वो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप ध्यान से सुन लेते हैं, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर में क्या है? तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इट्स एक्वस सॉल्यूशन, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, पानी में जो बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ध्यान देंगे, HCl को आप वाटर में डालोगे तो वाटर में डालने के बाद क्या होगा? ये वाटर को H प्लस दे देगा कि नहीं दे देगा? तो क्या बना लेगा? H3O प्लस प्लस Cl माइनस, और यहां पर निकलता है Ka, और Ka इसका 10 का पावर 7 है, बहुत ज्यादा, वेरी हाई। Ka का मतलब क्या बताता है? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। वेरी हाई Ka का मतलब क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इट हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ Ka। तो Ka जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू Ka। तो अगर Ka ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा ही होगा, समझा? सो इट रिएक्ट विथ बेस, रिएक्ट विथ बेसिक अमोनिया, या अमोनिया से रिएक्ट कर सकता है जो कि बेसिक होता है। ध्यान देंगे, अमोनिया बेस है, सबको पता है, NH3 ये बेस होता है, पढ़ाया गया ना आपको बेसिक ऑर्डर में, याद है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 में पढ़े हो ना, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है 15 ग्रुप में, लोन पेयर जल्दी देता है। प्लस आपने HCl डाला तो क्या बन जाएगा? NH4Cl, सबको पता है, अमोनियम क्लोराइड, 2 बार 3 बार लिख दिया हमने रिएक्शन। चलिए अब बात करेंगे हम लोग एक्वा रेजिया की, आप इसको नोट कर लें। जो बच्चों अगला टॉपिक है एक्वा रेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रेजिया का आप नाम 10th में सुने होंगे। एक्वा रेजिया कैसे बनता है? तो 3 पार्ट कंसंट्रेटेड, आपको 3 पार्ट 3 हिस्सा कंसंट्रेटेड HCl लेना है, प्लस 1 पार्ट
कंसंट्रेटेड HNO3 लेना है, ठीक है। ये दोनों लेने के बाद मिक्स कर देना है और इसी को बनता है एक्वा रेजिया। और इट इज यूज्ड टू डिजॉल्व, इट इज यूज्ड टू डिजॉल्व नोबल मेटल्स। ये नोबल मेटल को घुलाने के काम आता है, ठीक है। नोबल मेटल को घुलाने का काम आता है, जैसे कि गोल्ड या प्लेटिनम। ओके, तो गोल्ड जो है तो 4H प्लस HNO3 माइनस, तो यहाँ पे रिएक्शन लिख लेना। देखो ये H प्लस क्या बता रहा है, एसिड का, NO3 क्या बता रहा है, नाइट्रिक एसिड, और Cl माइनस क्या बता रहा है, हाइड्रोक्लोरिक। एनसीईआरटी में सारे रिएक्शन को ऐसे लिखे, आयनिक बना के, आयनिक बना दिए हैं। तो गोल्ड का क्या हो जाएगा, ऐसे ऑक्सीडेशन, AlCl4 -1 प्लस NO का होगा रिडक्शन, याद होगा HNO3 रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, NO प्लस H2O। याद करो रिएक्शन, याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अब प्लैटिनम का देखिए, आप प्लैटिनम का भी एसिडिक मीडियम ले लो, प्लस NO3 -1 प्लस Cl -1, इससे क्या बन जाएगा, PtCl4 Cl6 है, Pt में Cl6 है। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 तक जाता है, कोवैलेंसी, इसीलिए प्लस NO प्लस HCl। तो आराम से याद हो गया होगा, थोड़ा सा अंतर है बच्चों, यहाँ Cl4 है, यहाँ Cl6 है। तो याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं इस पे डबल स्टार मार दे रहा है, हाँ AU चाहिए, सॉरी, गोल्ड। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ सॉल्ट। रिएक्शन विथ सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। तो आप सभी को पता होगा, बचपन से तुम पढ़े होगे ये, कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, याद करो 10th में, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl। कोई भी सॉल्ट आप ले लोगे मेटल का हाई रिएक्टिव, तो HCl उससे धड़ाक से रिएक्शन कर दो। याद करो 10th में था ना, 10th में था कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस एसिड, ठीक है। तो Na के साथ Cl, तो NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, याद होगा, कार्बोनेट है तो CO2 बनता ही बनता है। फिर यहाँ पे बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। हाँ बोलो, आया तो समझ में आ गया तो बोले, आया के बच्चों समझ में। मान लीजिए हमने सोडियम सल्फेट ले लिया और आपने HCl डाला, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस SO2। बस, तो इतना आपका HCl में इतना ही पढ़ना, अब यूजेज आ गया। तो पहला इस्तेमाल NH4Cl बनाने में, NH4Cl ड्राई सेल में लगता है, ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद HCl का इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इस्तेमाल होगा क्लोरीन गैस, अगर आपको कहीं चाहिए बनाना है तो आप इससे बना सकते हो। उसके बाद आप इससे बनाते हैं बच्चों, हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 है हैलोजन में। ऑक्सो एसिड में आपको समझता होगा ना, ऑक्सीजन और इसके साथ कंपाउंड, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। फ्लोरीन एक ऑक्सो एसिड बनाता है, HOF। HOF इसका नाम है हाइपोहैलस एसिड, ठीक है, हाइपोहैलस एसिड इसका नाम है, इधर वाले में हाइपोहैलस एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 1। तो फ्लोरीन का -1 होगा, ठीक है। और ये वाला सब बनाते हैं, HOF बनाता है, HOCl बनता है, HOBr बनता है, और HO और क्या बनता है, I। बस एक लौता यहाँ फ्लोरीन माइनस है, बाकी सब में +1 है, ठीक है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोहैलस एसिड पहला हो गया। उसके बाद आएगा बच्चों हैलस एसिड। हैलस एसिड 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 वाला बनेगा।
हाइलस एसिड देखते हैं हम लोग। पहले हाइपोहाइलस फिर हाइलस। हाइलस में 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ये तो बनाता ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं बनाता एक के अलावा। ये बनाता है HOClO। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है। जैसे आप HOF का देखोगे, HOF का देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर है इसका वाला, देखो H फिर O और यहाँ F। समझा? समझ गया होगा बच्चों की नहीं समझा? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो H फिर O फिर यहाँ Cl फिर डबल बॉन्ड O, खत्म, यहाँ लोन पेयर है। इस तरह से इनके स्ट्रक्चर है बच्चों। बाकी लोग ब्लैंक है इसमें, बाकी लोग 3 वाले में बनाते नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 वाले का, नाम है हैलिक। हैलिक एसिड। हैलिक में 5 ऑक्सीडेशन नंबर है। फ्लोरीन तो बनाता नहीं है, HOClO2। HOClO2 ब्रोमीन भी बनाता है और आयोडीन भी, HOBrO2 और HOiO2। हो सकता है पेपर में इसको ऐसे मिला के दे दे, HClO3। देख लो, बी रेडी फॉर इट, कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये देख लो, समझ में आ रहा होगा ना? यहाँ पर तो 7 बॉन्ड बनाने अलाउ है क्लोरीन को, यहाँ पर क्लोरीन को 7 बॉन्ड बनाने अलाउ है। 3 को बनाया, 4 को इलेक्ट्रॉन अभी बचा है, इसके पास तो पूरा 6 बचा हुआ। हाइलिक एसिड। उसके बाद आएगा पर, इसके बाद आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना, इसके नाम है पर हाइलिक एसिड। पर हाइलिक एसिड में 7 ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो बनाएगा नहीं। HOClO3, ऐसा लिखने से स्ट्रक्चर पता चलेगा। अब ये HClO4 है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ केमिस्ट्री, याद रखना, स्टार मार दो। दिस इज पूरे केमिस्ट्री जगत का सबसे मजबूत एसिड है, याद रखोगे आप। HOBrO3 और HOiO3। अब इसमें सवाल आता है बच्चों, स्ट्रक्चर बना ले इसका, इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही, HO, यहाँ Cl, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ और कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका एसिडिक पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जैसे कोई पूछ लिया इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, HOCl, HOCl नहीं, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4। तुमको याद होगा ये तो पूरी केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही होगा। हाई ऑक्सीडेशन नंबर, हाई एसिडिक, ठीक है, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। पढ़े हो ना सब? तो बस इतने पे हम लोग आज क्लास बंद करेंगे और कल आएंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ाया था हमने, उसको और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अगले 3 दिन में इस चैप्टर को यानी पी ब्लॉक को खत्म कर देंगे बाकायदा अपने वादे के अनुसार। ठीक है, तो देखो यही फायदा होता है शेड्यूल बना के पढ़ाने से और डीपीपी से। टीचर के पिछवाड़े में लग जाता है आग, जल्दी जल्दी खत्म करना है। सही बात है, अभी हम भी महसूस कर रहे हैं कि मेरे को टॉपिक लिख के देना पड़ता है, डेली टॉपिक आता है, उसका डीपीपी आता है, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग को प्रेशर रहता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, कितना पढ़ा ही देना है। तो उससे कोर्स जल्दी निपट जाता है। अब री ऑप्टिक्स मस्त हौले हौले चलने दिया हम लोगों ने, 1.5 महीना खा गया नहीं, 1.5 महीने खा गया हो। चलो कोई बात नहीं है।